नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। वीनस इंस्टीट्यूट पे रोज 8 बजे हम आप लोगों के सामने लेके आते हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो स्वागत है आप सभी का। और आज मंगलवार की सुबह आज हम आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं आपकी चाय वाली क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। चलिए, तो 28 फरवरी की क्लास रहेगी आज से और 28 फरवरी में क्लास नंबर 251 251 हम पहुंच चुके हैं। 250 का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। ये सारी क्लासेस हैं हमारी, मतलब ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट। उसके बाद आज के इतने सारे लेक्चर्स होंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक इतने सारे लेक्चर्स बने रहिएगा हमारे साथ। होली उत्सव पर 90% के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर और मतलब ये आपको मिलेंगे। 3 बजे मैं मिलूंगा और 9 बजे 90% के ऑनलाइन ऑफर तक छूट है। यहाँ पर भी छूट दी गई है और होली के ऑफर्स यहाँ पर भी चलेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, भाई हम लोग मनाते हैं रमन प्रभाव। सीवी रमन साहब ने रमन प्रभाव की खोज की थी। अब इन्होंने 28 फैब को 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी। मैं फिर से बता रहा हूं, 28 फैब 1928 को रमन प्रभाव की खोज करी थी। इसीलिए सीवी रमन साहब को क्या हुआ था कि 1930 में, मतलब 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। भाई इन्होंने 28 फैब 1928 को भी नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज करी थी और इसी के लिए 1930 में इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। इसीलिए इनके सम्मान में हम क्या मनाते हैं, रमन प्रभाव के सम्मान में मनाते हैं नेशनल साइंस डे। और वहीं जब दूसरी ओर आते हैं तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे इनका। ठीक है, बिहार में जन्मे थे और इनकी मृत्यु भी पटना बिहार में ही हुई। असफलता के डर से अपने लक्ष्य का मार्ग कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी असफलता होगी। भाई असफलता के डर से अगर आप छोड़ देंगे, वहां से हट जाएंगे, तो फिर तो आप कभी सक्सेस ले ही नहीं पाएंगे, स्वाद चख ही नहीं पाएंगे। भाई मेरा तो यही मानना है कि जीता वही जो अंत तक डटा रहा। रण में वही जीतते हैं जो अंत तक डटे रहते हैं। रण से भागने वाले कभी भी वो युद्ध जीत ही नहीं पाते। आप अंत तक डटे रहिए, कई बार ऐसे मौके मिलेंगे जब आप दुश्मन के ऊपर फतेह हासिल कर सकते हैं। चलिए, इसी शुभ विचार के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर बढ़ते हैं कि क्या है आज की पहली खबर। ये हाल ही में चर्चा में रहा, ऑपरेशन लिम्पिड किस देश से संबंधित है? ठीक है, जल्दी बताइए, ऑपरेशन लिम्पिड किस देश से संबंधित है? कनाडा, अमेरिका, चीन या सऊदी? जल्दी बताइए किससे है ऑपरेशन लिम्पिड, ये क्या है? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट लाइक एंड शेयर करते चलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बायोस है, ठीक है, बायोस कहते हैं। अब बायोस क्या है? ये बायोस कहा जाता है। ये क्या होते हैं? समुद्र में निगरानी के लिए रखे जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये एक सोनार कैचिंग्स होते हैं जिनको ये ऑपरेशन लिम्पिड रखा गया है। चीन की से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कनाडा ने करा है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, ये होते हैं, देखिए ये है लिम्पिड। ठीक है, ये जैसे चाइना बायोन्स कहते हैं ना कि ये हिलते रहते हैं पानी में और इससे पता चलता है, लोकेशंस पता चलती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन लिम्पिड कनाडा ने शुरू करा है और ये चाइना के बायोन्स को एंटी काउंटर अटैक करने के लिए कहा गया। ठीक है, कनाडा जो है याद रखेगा, ये देखिए ये है इस तरह से। तो ये कनाडा लिम्पिड ऑपरेशन, ये आपको याद रखना है। कनाडा के पीएम कौन है? कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडेज। ठीक है, ट्रूड्यू, ये आपको याद रखना है। यहाँ की मुद्रा क्या है? जस्टिन साहब जो यहाँ के पीएम, यहाँ की मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर आपको याद रखना है, कैनेडियन डॉलर है। ठीक है, अब आपको बता दूं, कनाडा की जब भी बात करते हैं, कनाडा
ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। ये चालू कर देना, सबसे बड़ा देश और विश्व की सबसे ज्यादा, सबसे लंबी सीमा इसी की है, विश्व की सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला देश भी यही है। आपको याद है, विश्व की सबसे लंबी समुद्री सीमा भी यही बनाता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश भी यही है। और इसी के साथ अभी हमने भारत ने कनाडा के साथ और बाकी अन्य देश का सी ड्रैगन, आपको याद रखना है, सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास भी करा था, याद रखना। सी ड्रैगन में ये भी था, याद रखिएगा, सी ड्रैगन में ये भी था। ठीक है, बहुत अच्छे से लाइक एंड शेयर करते चले भैया। सी ड्रैगन भी इसी के साथ करा था, आपने याद रखना। सी ड्रैगन कनाडा के साथ, बहुत सारे और देश भी थे, कनाडा था, साउथ कोरिया था, यूएसए था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, सी ड्रैगन इसके साथ करा अपन ने। ठीक है, अभी हाल ही में आपको याद रखना है कि यहां पर खालिस्तानी गतिविधियों के कारण खालिस्तानी गतिविधियां हुई है ना, तो इसके कारण अभी थोड़ा सा खटास आ गई है भारत और कनाडा के रिश्तों में, क्योंकि इसने खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन करा है। क्या है खालिस्तान और उसके पीछे क्या कहानी है, आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है। आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये जो चर्चा में चल रही खालिस्तानी विरोधी जो एक्टिविटीज चल रही इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बस अंत तक बने रहिएगा। तो कनाडा ने लिम्पिड ऑपरेशन शुरू करा है, ठीक है, बियॉन्ड करके जो अपने समुद्र में सोनार को डिटेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड है ये। भारत में किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई? भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा जो है वह वार्ता आयोजित हुई? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल या भूटान? जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर करते चलिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। खालिस्तान की पूरी जानकारी दूंगा बेटा सुरेखा, आप बने रहिए अंत तक। जल्दी बताइए। बी बता रहे नहीं बेटा, इसका आंसर आएगा श्रीलंका। इसका आंसर क्या आएगा? श्रीलंका। भारत और किस देश के 7वीं वार्षिक जो वार्ता हुई है? श्रीलंका के साथ रक्षा वार्ता। ठीक है, ये याद रखें, किसके साथ हुई भैया? श्रीलंका के साथ रक्षा वार्ता हुई है, बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। कब हुई ये? 23 फैब 2023। कब हुई? 23 फैब 2023। अब अगर बात करें श्रीलंका की, बात करें श्रीलंका को कहते हैं हिंद महासागर का मोती। बिल्कुल, ये आपको याद भी रखना है। और कहा जाता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, देखिए ये सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन करता है और ये चावल का प्रोडक्शन करता है, चाय के साथ चावल का भी प्रोडक्शन करता है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना, चाय चावल का प्रोडक्शन करता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को चाय इकोनॉमी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ की राजधानी जयवर्धने कोट्टे। अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं, आपको मालूम है तख्ता पलटा था, और रॉनिल विक्रमसिंघे, ठीक है, और पीएम साहब जो हैं, ठीक है, गुरुवर्धने। कौन है? दिनेश गुणावर्धन है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, जब भी हम श्रीलंका के साथ करते हैं तो हमने 2 युद्ध अभ्यास के नाम आते हैं। एक तो स्लीनेक्स, आपको याद रखना है, स्लीनेक्स करा था 2022 में, और मित्र शक्ति, ये भी आप याद रखना, क्या करा था? मित्र शक्ति। तो ये दोनों क्या है? ये युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस है। ये दोनों क्या है? युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति भी है और सिलीनेक्स भी है। तो चलिए फटाफट लाइक एंड शेयर करते चलिए। ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा बेटा खालिस्तान, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट वाला टॉपिक है तो बताना जरूरी भी है। विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? अब वर्ल्ड बैंक में आपको मालूम है, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, डेविड मालपास ने इस्तीफा दे दिया। भाई डेविड मालपास हट गए पास,
हट गए तो उनकी जगह कौन आया, उनकी जगह कौन आया? क्वेश्चन आता है कि उनकी जगह कौन? राजेंद्र शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी, अजय सिंह बांगा, रामेश्वर सिंह। जल्दी बताए उनकी जगह कौन आया, फटाफट। पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे, क्यों डिमांड हुई, काय के लिए डिमांड हुई, पूरा। पर आप बने रहिएगा। भाई कौन आया? अजय सिंह बांगा। क्या आएंगे? अजय सिंह बांगा, आपको याद रखना है। अजय सिंह बांगा आए भैया, बहुत आईएमपी है। अब वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष बनेंगे, कितनी गजब बात है, ये भारतीय हैं। ठीक है, ये भारतीय हैं। कौन? अजय सिंह बांगा। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ इनका? जन्म हुआ है पुणे में, इनकी पढ़ाई भी यहीं हुई है। जन्म कहाँ हुआ है? पुणे में। अब आप बोलेंगे सर अजय सिंह बांगा इतनी जल्दी इस पद पर कैसे पहुंच गए? खुद जो बाइडेन ने इनका नाम सजेस्ट करा है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ने इनका नाम सजेस्ट करा है कि अजय सिंह बांगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनना चाहिए। भाई जब मैं बात करता हूं अजय सिंह की, अजय सिंह बांगा, तो क्या ये अभी से फेमस है? नहीं दोस्तों, 2015 में, ठीक है, यूएसए के राष्ट्रपति की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। ऐसी मामूली इंसान नहीं है, सलाहकार समिति के क्या है? सदस्य रहे। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। और जब कौन थे 2015 में? बराक ओबामा। याद रहे? बराक ओबामा की सलाहकार समिति में सदस्य रहे हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जिसका गठन कब हुआ था? 1944 में, ब्रेडन वुड सम्मेलन। ठीक है, हैम्पशायर जगह का नाम था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। तो अब वॉशिंगटन डीसी में लगने वाली वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन रहेंगे? भारतीय अजय सिंह बांगा, पुणे में जन्मे। 2015 से ही ये राजनीति में एक्टिवेट थे। 2015 में ही बराक ओबामा की जो सलाहकार समिति होती, राष्ट्रपति की सलाहकार समिति के सदस्य थे। ऐसा नहीं है, इनकी कार्यशैली बहुत ही यूनिक है, इसी वजह से जो बाइडेन ने आगे उनका इनका नाम सजेस्ट करा है। तो भैया इंडियंस की पूछ हर जगह है, मतलब हर जगह इनकी पूछ परख है, आपको याद रखना है। किस देश में ने फंसे हुए यात्रियों को वापस ले जाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च करा? सोयूज अंतरिक्ष यान, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, रूस। क्या हुआ था भैया? वहां पर अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट था उसमें रिसाव होने लगा। रिसाव होने के कारण वहां के अंतरिक्ष यात्रियों को खतरा मंडराने लगा। तो आपको पता लगाना है कि किसने बचाव अभियान शुरू करा था, मतलब वहां से कौन लेके आया? रॉसकॉस्मोस। ठीक है, तो रशियन, ये रूस की कंपनी है, आपको याद रखना है, जिन्होंने अपने वैज्ञानिकों को वापस लाने के लिए, फंसे वैज्ञानिकों को वापस लाने के लिए ये अभियान चलाया, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक, याद रख लीजिएगा। रॉसकॉस्मोस ने सोयूज अंतरिक्ष यान का एक अभियान चलाया। इसमें इन्होंने अपने यहाँ के तो अंतरिक्ष यात्री जो फंसे हुए थे, सैटेलाइट में लीकेज हो गया था, गैस लीक हो रही थी, जान का खतरा बना हुआ था, तो उन्हें वापिस लेके आए हैं। उसको रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं, सोयूज को रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है। रूस ने, ठीक है, याद रखेंगे रूस। जब भी बात आती है रूस की तो दिमाग में तो आता है ये जो देश है, ये देश है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा है कि यहाँ 11 टाइम जोन है। कितने जोन है? 11 टाइम जोन है, आपको याद रखना है। इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। और इसकी मुद्रा, ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? रूबेल। क्या है इसकी मुद्रा? रूबेल। आपको याद रखना है। जनसंख्या में इसका स्थान है 9वें नंबर पर आता है जनसंख्या में, आपको याद रखना है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है बताने की जरूरत नहीं है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है,
जिन्होंने अभी, आपको याद है, रक्षा समझौते पे हस्ताक्षर करने के लिए वो जो ट्रीटी बताई थी मैंने आपको कल, जो हमारी चाय पे चर्चा का विषय था, जो मैं आपको बोल के गया था, मना कर दिया था कि नहीं, मैं वापस से साइन करना ही नहीं है, मुझे न्यू स्टार्टअप जो ट्रीटी उसका ये भाग ही नहीं बनना है। तो ये वापस लेके आए थे अपने अंतरिक्ष यात्री। देखिए फोटो है, बाहर अंतरिक्ष यात्री कार्य कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस वॉक बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्पेस वॉक, ठीक है। और वैसे भी यूकी गागरिन जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो भी रशिया के थे। रशिया जो अपने यान छोड़ता था उसका नाम लूना 1, 2, 3 इस तरह से रखा गया, ठीक है। भारत से मैं आपके लिए क्या कड़क खबर लाया हूं वो देखते हैं। तो चलिए ताजा खबरों को देखते हैं, कड़क खबरों को देखते हैं। भारत से क्या क्या है आपके लिए। किस राज्य में अमृत नगरोत्थान योजना शुरू की गई? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। अमृत नगरोत्थान जो योजना है ये किस राज्य में शुरू की गई? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? कहां सी है? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यांगसी यहां नहीं है बेटा, एशिया की सबसे बड़ी यांगसी चीन में। गुड मॉर्निंग भैया। मैच की टाइमिंग अभी कहाँ है बेटा? अभी तो मैच की टाइमिंग। कर्नाटक, क्या आएगा? कर्नाटक। अमृत नगरोत्थान। अब देखिए अमृत नगरोत्थान मतलब आप नाम समझ लीजिए, अमृत नगरोत्थान। अगर मैं इसको नगरोत्थान को अलग कर दूं तो कैसा होगा? नगर उत्थान, ठीक है। मतलब शहरी विकास के लिए योजना है। आपको क्या बताना है? शहरी विकास योजना, शहरी विकास योजना है। पहले तो ये समझ लीजिए सीएम साहब कौन है यहाँ के? बसव राज बॉम्बई। और यहाँ के राज्यपाल साहब कौन है? अगर राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत। ये तो बात हो गई। अब जब भी हम केरल की बात करते हैं, मतलब सॉरी, जब भी हम कर्नाटक की बात करते हैं, आपको कर्नाटक, देखिए ये रहा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सबसे ज्यादा है, 42। पूरे भारत में अगर जीआई टैग सबसे ज्यादा लेके बैठा है तो कौन बैठा है? कर्नाटक बैठा है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा उडुपी, उडुपी के नाम से उडुपी साड़ी बोल दूं मैं, उडुपी चमेली बोल दूं मैं, उडुपी बैंगल्स बोल दूं मैं, चूड़ियां, ये सब ये जीआई टैग्ड है। या फिर मैं मैसूर की बात कर लूं, मैसूर सिल्क बोल दूं तब भी उसका आपको याद रखना है। मैसूर अगरबत्ती बोल दूं तो यार बहुत सारा आपको याद रखना है। मैसूर अगरबत्ती, मैसूर सिल्क, उडुपी साड़ी, उडुपी चमेली, उडुपी बैंगल्स, ये सब कर्नाटक ने करके रखा है, बहुत ज्यादा। अब अगर मैं कर्नाटक के उत्पादन की कुछ बात करूं, उत्पादन, वो भी उत्पादन में खनिज की बात करूं, तो खनिज में कर्नाटक में मैंने आपको बोला है कि सोना बहुत होता है। क्या होता है यहाँ? सोना बहुत होता है, आपको याद रखना। सोने के अलावा यहाँ क्रोमाइड भी बहुत हो जाता है। क्या होता है? क्रोमाइड भी बहुत होता है। इसके अलावा मैग्नेसाइट भी यहाँ बहुत होता है। मैग्नेसाइट, क्रोमाइड, सोना बहुत ज्यादा मात्रा में ये उत्पन्न करता है। अगर फसल की बात करें तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि फसल उत्पादन में कर्नाटक कौन से नंबर पर आता है। कर्नाटक में मैंने आपको बताया यहाँ पर सबसे ज्यादा हाथी बहुत है। हाथी की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? कर्नाटक में है। मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कि कर्नाटक के फसल कौन सी है। हाँ, केजीएफ, कोलार गोल्ड माइल, जल्दी बताइए कौन सी फसल उड़ाता है? मैग्नेसाइट, क्रोनाइट, जल्दी बताइए कौन सी फसल उगाता है भाई। लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज 6 से पार चलना है यार, आप लोग कई बार 6 तक नहीं पहुंचा पा रहे, जल्दी आज 6 से हो जाइए। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में उनकी मूर्ति रखी गई है, बिल्कुल सही। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कॉफी, यस, कौन सा होता है? कॉफी होता है। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं फिर से लिख देता हूं। सोना, ठीक है, क्रोमाइट और मैग्नेसाइट, बस, ठीक है, क्लियर। मैसूर सिल्क, उडुपी साड़ी, ये अच्छे से लिख दूं? ये भी नहीं आया। उडुपी साड़ी या उडुपी
कुछ भी अगर उसमें उडप्पी आ गया तो उडप्पी साड़ी, बैंगल या उडप्पी चमेली, ठीक। और ये मैसूर सिल्क है, सिल्क, और ये अगरबत्ती, ठीक। क्लियर है? चलिए, अब यार आपको मेरे मोती जैसे अक्सर नहीं समझ में आ रहे, ठीक है। भारत में किस व्यक्तित्व को ILO, ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? के वेणुगोपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू, अरविंद सुब्रमण्यम, आनंद नागेश्वर। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी बताइए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कौन बने हैं? ये है 11 अप्रैल को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बना, 11 अप्रैल 1919 को बना था, ठीक है। इसके महानिर्देशक कौन है? गिलबर्ट साहब हैं, गिलबर्ट, ये आपको याद रखना है कौन है, गिलबर्ट, आपको याद रखना, गिलबर्ट होगबो आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 11 अप्रैल 1919। महानिर्देशक है गिलबर्ट होगबो। कौन है भैया? महानिर्देशक गिलबर्ट होगबो, आपको याद रखना है। अब बताते हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू इसके भाई बाहरी लेखा परीक्षक बने, और यही हमारे महालेखा परीक्षक भी हैं। अरे भाई कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू को भैया अपॉइंट किया गया है ILO के द्वारा। और ये कौन है? ये भारत के क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर इन जनरल। ये क्या है? भारत के कंट्रोलर ऑडिटर इन जनरल, गिरीश चंद्र मुर्मू, आपको याद रखना है। अब इन्होंने भारत के बाहर भाई ये अब ILO का भी लेखा जोखा रखेंगे, आपको याद रखना है। क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर इन जनरल। आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है? आर्टिकल 148 में केग का वर्णन है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। इसके अंडर कौन सी कमिटी काम करती है? PAC को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या बोला जाता है? लोक लेखा समिति कार्य करती है, आपको याद रखना है। क्या कार्य करती है? लोक लेखा समिति भी कार्य करती है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 22। इसमें 15 कहां से आते हैं? लोकसभा से। 7 कहां से आते हैं? राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भाई विपक्ष दल का नेता, मतलब जैसे अभी लोकसभा में विपक्ष दल के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी, तो वो अध्यक्ष बनेंगे। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने रखती है, और यही वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति कहां रखता है? संसद में रखता है। याद रखेंगे सारी बातें। ये द्रौपदी मुर्मू के कोई कुछ नहीं लगते, जबरदस्ती का रिश्ता मत बना दो कि द्रौपदी मुर्मू के कोई है। अरे वाह, इस तरह से तो तुम नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी को एक ही बता दो, वो जो एक भगोड़ा है और एक जो देश के निर्माण में लगा, तो बोलो दोनों भाई। सरनेम मैच होने से हरकतें मैच थोड़ी होती है यार, ऐसा तो कुछ भी मत चला करो, कुछ भी कि रिश्ता ही बना दिया। चलिए, भारत के पहले फर्स्ट कैग अगर कभी पूछ ले, नरहरि कौन थे? नरहरि राव, ये भी याद रख लेना। और अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो सारी जानकारी आपको बहुत प्यारे तरीके से दी जा रही है। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बढ़िया बढ़िया से कमेंट चलने दीजिए, ठीक है। भाई ये तो गजब हो गया। ये तो वैसी बात हो गई, हेरा फेरी में बाबू राव को धीरे से अक्षय कुमार कहते हैं कि देखा, बोले कुछ नहीं देखा। बोले क्यों? तो बोले वो भी चश्मिश, ये भी चश्मिश। तो बोले दो, इस हिसाब से तो दोनों भाई बहन हुए, मतलब द्रौपदी मुर्मू और गिरीश चंद्र मुर्मू तो भाई बहन बना दो तुम, ठीक है। वाह भाई वाह। वाह, ये सही था। चलिए, ऐसा भी होना चाहिए बीच में क्लास में, थोड़ा से हंसी मजाक भी जरूरी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश? ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना था भारत में? 1965 में, 1962 में, 1964 में, 1975 में? सन बता दीजिए कब बना था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और चर्चा में क्यों है? क्वेश्चन आता है कि चर्चा में क्यों है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना था और ये चर्चा में क्यों है? जल्दी बताइए, चर्चा में क्यों? लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।
1964 में भारतीय खाद्य निगम बना था। मैं आपको बता दूं 1964 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी आपको याद रखना कि यार ये चर्चा में क्यों है। पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है, बड़ा रीजन आता है कि वाई इट इज ऑन इन द न्यूज। भैया अब ये न्यूज में क्यों है? हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, भाई हमने 5 लाख मैट्रिक टन, ठीक है, 5 लाख मैट्रिक टन जो है हमने खाद्य मतलब खाने की वस्तुएं, खाद्य, ये देने की बात करिए। 5 लाख मैट्रिक टन हमारा भाई जो जितना स्टोरेज होता है ना उससे ज्यादा हमने इस बार प्रोड्यूस करा है, और इस बार निर्यात करेंगे 5 लाख मैट्रिक टन। और ये आपको याद रखना है, ये गेहूं का ही आंकड़ा बता रहा हूं मैं। किसका आंकड़ा बता रहा हूं? गेहूं का आंकड़ा बता रहा हूं। तो खाद्य फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एफसीआई ने, भाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ? मिस्र देश के साथ भैया एमओयू साइन करा है, और इस एमओयू में 5 लाख मैट्रिक टन ये गेहूं किसको देने वाले हैं? किसको देंगे गेहूं? मिस्र को देंगे। किसको देंगे? मिस्र को देंगे। आपको याद रखना है दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का आयात कौन कर रहा है इस समय? मिस्र कर रहा है। आपको मालूम है मिस्र सबसे ज्यादा गेहूं खरीदता था यूक्रेन से, मगर इस बार यूक्रेन देने में असमर्थ रहा, इसलिए भारत अब सबसे बड़ा निर्यातक उभर कर आया है 2022 के बाद से। चीजों को समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यार विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो उत्पादन तो अभी भी चाइना ही कर रहा है। अगर गेहूं के उत्पादन की बात करें, तो गेहूं कौन कर रहा है उत्पादन में? चाइना, चीन कर रहा है। याद रखेंगे, चीन कर रहा है, मगर सबसे ज्यादा आयातक बन गया है वो कौन है? मिस्र बना है। मिस्र को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए और हम ही दे रहे हैं, एफसीआई दे रहा है। तो याद रखेंगे 1964 याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। बिल्कुल 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है, वो लिख देता हूं पहले समझाने से पहले, नहीं तो आप खाद्य दिवस, ठीक है, ये भी याद रख लेना। ठीक, चलिए अब याद रखना मिस्र के साथ हमने टाई अप करा है। अभी आपसे पूछ ले कि यार एफसीआई के प्रमुख कौन है? रमेश चंद्र साहब हैं। एफसीआई के प्रमुख कौन है? प्रमुख ये कौन है? रमेश चंद्र। ये कौन है भैया? रमेश चंद्र जी हैं। तो चलिए संपूर्ण जानकारी आपको बड़े अच्छे तरीके से दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जेमोडो, जेमोडो क्या? व्हाट इज जेमोडो? लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक गीत, लोक साहित्य, ये क्या है जेमोडो? जेमोडो क्या है और कहां का है? जेमाडो ये है क्या भैया? जल्दी बताइए, जेमाडो क्या है? ये अगेन लोक नृत्य है बेटा, ये अगेन लोक नृत्य है। और कहां का है जेमाडो? ठीक है, मैं बता देता हूं फिर से, जेमाडो। और ये जेमाडो कहां का है? गोवा। कहां का है ये? गोवा, जहां के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और यहां के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, अभी आपको मैंने जेमोडो के अलावा कल भी बताया था घोड़े मैदनी या मोदनी, घोड़े मोदनी, याद है ना? कल भी बताया था घोड़े मोदनी। ठीक है, मांडो, ये सब नृत्य हैं यहाँ के, ये सब नृत्य हैं। द डेला, ये सब क्या है? ये सब गोवा के नृत्य हैं। आपको याद, जेमेडो, घोड़े मोदनी, मांडो, द डेला, ठीक है, गोफी से, ये सब यही मिलेंगे आपको। ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? गोवा में। तो याद रखना गोवा में जेमोडो। ठीक है, ये भी क्या है? नृत्य फॉर्म है। कहाँ का? गोवा में। अच्छा, अगर आपसे पूछे गोवा या कार्निवाल कहाँ लगता है? कार्निवाल जो है ये भी कहाँ लगता है? गोवा में लगता है। गोवा में पुर्तगाली सभ्यता ज्यादा फली फूली है। 1962 की अगर बात करें तो इन्हें हमने पुर्तगालियों से आजाद करवाया था, तब ये बना था गोवा यूनियन टेरिटरी। और उसके बाद फिर हमने 1987 में गोवा को क्या बना दिया भैया? राज्य का दर्जा दे दिया। गोवा को क्या दे दिया? राज्य का दर्जा। तो हमारे भारत में आए भी सबसे पहले पोर्चुगीज थे और गए भी सबसे बाद में पोर्चुगीज ही हैं। पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेके आए थे? आलू लाए थे,
तंबाकू लाए थे। क्या लाए थे? तंबाकू। और ये एक और क्या लाए थे? मक्का। तो अगर ये ना आते तो आलू, तंबाकू और मक्का भारत नहीं आता, या शायद लेट आता। पोर्चुगीज आपको याद रखना होगा बहुत अच्छे से। गोवा एक लौता ऐसा स्टेट है जहां यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये भी याद रखना। आर्टिकल 44, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। मूलभूत साक्षरता और सांख्यिकीय की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? किसने जारी करी है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, सुरक्षा परिषद, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता रिपोर्ट, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट कौन जारी करता है? जल्दी बताइए, बहुत आईएमपी है। और अध्यक्ष भी कौन है वो भी बताएंगे आपको। चलिए, ये जारी करता है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। कौन जारी करता है? मूलभूत साक्षरता रिपोर्ट, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मूलभूत साक्षरता रिपोर्ट है ना, आपको याद रखना है। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? पीएम से, ठीक है। पीएम आर्थिक सलाहकार समिति, ठीक है, याद रखेंगे। आर्थिक सलाहकार समिति जारी करता है डॉक्टर विवेक देवराय। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देवराय, ये आपको याद रखना है। क्या है? अध्यक्ष कौन है? विवेक देवराय। बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन है भैया? विवेक देवराय। चलिए, लाइक एंड शेयर करते चलिए भाई, अपने अपने स्टेटस पे भी शेयर कर दो, तुम भी कर दो अपने अपने स्टेटस पे शेयर लिंक, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। आर्थिक सलाहकार समिति, देखिए आप क्वेश्चन देखिए, अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, विवेक देवराय जी मूलभूत जो है साक्षरता रिपोर्ट जारी करने के लिए आपको याद रखना है। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। पद्मश्री भी करवा देंगे, पद्मश्री का। चलिए फटाफट अच्छी से जो जानकारी दे रहा हूं, किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया? अब ये क्या है यार? जादुई पिटारा, देखिए ये बहुत आईएमपी है, आगे चलेगा कि क्या है ये। Who has been introduced to the game based learning जादुई पिटारा? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। ऑब्वियसली ये शिक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया होगा, तो धर्मेंद्र प्रधान। भाई ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया, पहले तो आपको ये याद रखना है। अब ये कहा गया कि जादुई पिटारा चलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जादुई पिटारा क्या है? ये कहा गया कि आगामी सत्र में मतलब जो जुलाई से शुरू होगा, आगामी सत्र में 1200 स्कूलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले तो ये, ठीक है। अब इसमें 3 से 8 साल के बच्चों को गेम्स, खेल, 8 साल के बच्चों के लिए खेल खिलाए जाएंगे। क्या करेंगे? खेल खिलाए जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। क्वेश्चन है कि जादुई पिटारा क्या है? खेल से संबंधित है। स्कूल में खेल खिलाए जाएंगे, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है। अभी इसको फिलहाल 1200 स्कूल में चालू किया जाएगा, केंद्रीय विद्यालयों में केवीज में चालू होगा। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, ठीक है, ठीक। अब एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का फर्स्ट खेल विश्वविद्यालय कहां खुला, जल्दी बताइए। और कब खुला था? ये 2018 में। जल्दी बताओ मुझे, कहां खुला था? जल्दी बताओ। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय। और अगर हमारे मध्य प्रदेश का बोले, मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय, अपने यहां तो विद्यालय ही है, अपने वहां था सीहोर में। कहां है? सीहोर में, आपको याद है, आदिवासी खेल। और ये कहां था? ये कहां था? मणिपुर के इम्फाल में। मणिपुर के कहां है? इम्फाल में, आपको याद रखना है। किसी ने नहीं बताया। मणिपुर के इम्फाल में डला है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से।
अगला देखिए, किस राज्य ने यमुनोत्री धाम रोपवे का निर्माण के लिए समझौता करा? यमुनोत्री धाम रोपवे बनाने वाली कौन है? ऑब्वियसली उत्तराखंड होगी। कौन होगी? उत्तराखंड होगी दोस्तों। उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को। याद रखेंगे, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक तो देहरादून है, पहले तो आपको ये याद रखना है, दूसरी है गैरसैंण। पहले तो ये चीज भी याद रखें, 2 राजधानी इसकी। यहाँ के जो सीएम साहब हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, आपको ये याद है। और यहाँ के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह, राज्यपाल जो है वो है गुरमीत सिंह। ये भी आप याद रख लीजिए बहुत अच्छे से। अब दोस्तों दिमाग में ये आता है कि यार ये है क्या? सुनिएगा जरा, जब भी मैं उत्तराखंड की बात करता हूं तो उत्तराखंड में 4 धाम आते। 4 धाम उत्तराखंड के 4 धाम। अब इसमें कौन कौन से 4 धाम है वो देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। बद्रीनाथ, क्या है? बद्रीनाथ, जो भारत के भी 4 धाम में से एक है। केदारनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। फिर गंगोत्री जो गंगा जी का उद्गम स्थान है। और यमुनोत्री जो उद्गम स्थान है यमुना नदी का। बद्रीनाथ 4 धाम का एक हिस्सा जो भारत के भी 4 धाम आते हैं। अब यमुनोत्री में रोपवे क्या शुरू हो जाएगा? रोपवे शुरू होगा। और ये जब बन जाएगी तो भारत की फिर सबसे लंबी रोपवे सेवा होगी। इसको 166 करोड़ में बनाया जा रहा है भाई, बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी। 166 करोड़ में बनाया जा रहा है। पूरी यमुनोत्री यात्रा को सुगम बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है कि इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। उत्तराखंड ये है यमुनोत्री धाम। बहुत यहाँ पर पैदल चलना पड़ता है, सभी दूर पैदल चलना पड़ता है। अगर यहाँ सक्सेसफुल रही तो फिर इसे स्विट्जरलैंड की तर्ज पे बना रहे हैं। स्विट्जरलैंड में जैसे कैसे रोपवे है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, वैसे बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में वैसे भी एक है। बद्रीनाथ, द्वारका, ठीक है, इधर है अपना जगन्नाथपुरी, और नीचे है रामेश्वरम। तो देखिए मैंने ये कनेक्टिंग है, तो आपको याद रखना ये भारत के 4 धाम हैं और ये वाले जो हैं ये उत्तराखंड के 4 धाम है। आपको पूरा याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। बद्रीनाथ, ठीक है, बद्री विशाल कहते हैं, विष्णु जी है, नाथ लगा है मगर विष्णु जी विराजते हैं। केदारनाथ में शिव जी है, गंगा माता है गंगोत्री में, यमुना माता है यमुनोत्री में, ठीक है। पहला रोबोटिक मैन होल क्लीनर बैंडिकूट, ये नाम है बैंडिकूट, किस राज्य में लॉन्च करा? छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल। पहला रोबोटिक मैन होल क्लीनर, भाई आपको साफ सफाई के लिए मैनुअली नीचे नहीं कूदना पड़ेगा। अब ये बैंडिकूट जाके साफ सफाई करेगा। ये कहाँ लगा है? केरल में लगा। कहाँ लगा है? केरल में। बैंडिकूट कहाँ लगा है? केरल में। पहले ऑफिशियली जानकारी दे देते हैं। केरल की ऑफिशियली राजधानी जो है आपको मालूम है तिरुअनंतपुरम। ठीक है, बहुत बारिश होती है। केरल सीएम साहब कौन है? पिनराई विजयन, ठीक है। और आपको मालूम है राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, ठीक है, पिनराई विजयन, ठीक। अब बात चलते हैं कि केरल में इस तरह से ये एक मैन होल, मतलब एक रोबोट है जो नीचे जो चैम्बर है वो साफ करेगा। तो केरल में ठीक है, चैम्बर साफ करने के लिए, चैम्बर क्लीन करने के लिए रोबोट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और इस रोबोट का नाम क्या है आपको याद रखना है। इस रोबोट का नाम है बैंडिकूट। क्या नाम है? बैंडिकूट, आपको याद रखना है। कल ही बताया था कि केरल ऐसा राज्य है जहां की हाईकोर्ट ने 2 बड़े बड़े डिसीजन लिए, ठीक है। एक तो पहली बार हाईकोर्ट यहां पर हो गई पेपरलेस, एक तो भारत की पहली, और दूसरी बार कल ही बताया था कि लोकल भाषा में डिसीजन दिया, निर्णय सुनाया।
तो लोकल भाषा में डिसीजन देने वाली पहली हाई कोर्ट भी कौन बन गई? केरल। और पेपरलेस भारत में पहली हाई कोर्ट बन गई? केरल। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो कहाँ है? केरल। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? केरल। केरल की भूमि को मालाबार तट के ऊपर बनाया गया, ये भी आप रखना। केरल को कहते हैं गॉड ओन कंट्री। सबसे ज़्यादा केरल में आपको, सबसे ज़्यादा केरल में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर भी बागान है भैया, केरल में भी आप बागान मिलेंगे। चाय यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेली जाती है। वेलिंगटन द्वीप यहीं पर मिलेगा। वेम्बनाथ झील आपको यहीं मिलेगी। पेरियार नदी आपको यहीं मिलेगी। पेरियार नेशनल पार्क आपको यहीं मिलेगा। ठीक है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 19वें वार्षिक जोन का उद्घाटन किसने किया? जल्दी बता दीजिए। 19वें वार्षिक जोन का उद्घाटन किसने किया? गुजरात, सिक्किम, राजस्थान या छत्तीसगढ़? जल्दी बताएं। इन विच 19th एनुअल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन हैज बीन इनॉग्रेटेड? हाँ जी, ये करा है सिक्किम। कहाँ हुआ है? ये सिक्किम में हुआ है, आपको याद रखना है। 19वें वार्षिक जोन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एनुअल का सिक्किम में कहा गया। कहाँ करा गया? सिक्किम। सिक्किम आपको याद रखना है। राजधानी, राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है राजधानी? गंगटोक। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। किस में है? जनसंख्या में। 6.25 लाख तो है सिक्किम का, याद रखेंगे। सीएम साहब कौन है यहाँ के? सीएम साहब कौन है? प्रेम से बोल लो, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। कौन है अपने यहाँ के? गंगा प्रसाद, आपको याद रखना है। तो ओम बिड़ला ने इसकी अध्यक्षता करी थी। एनुअल जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बैठक हुई थी 19th, ठीक है, वार्षिक कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट्री बैठक, पार्लियामेंट्री बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किसने करी? अगर पूछे तो अध्यक्ष कौन थे? ओम बिड़ला। ठीक है, कोटा वाले अपने ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला भी किस पद पर हैं? ये अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। और ये स्पीकर कहाँ के हैं? आपको मालूम है स्पीकर कहाँ होते हैं? लोकसभा। लोकसभा के कौन है स्पीकर? माननीय ओम बिड़ला जी। कोटा से सांसद है, आपको याद रखना है, ओम बिड़ला जी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। ओम बिड़ला आपको याद रखना है। क्लियर है? चीजें आपको देखना है बेटा बहुत अच्छे से। तो वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बैठक कहाँ हुई? सिक्किम में। कहाँ हुई? सिक्किम। आपको याद रखना, भारत का पहला जैविक राज्य, जैविक खेती वाला राज्य, खेती वाला राज्य आपको याद रखना है। जैविक खेती वाला राज्य क्या है? सिक्किम है। अगला देखिए, मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? छत्रपति शिवाजी स्टेशन, बाला साहब ठाकरे स्टेशन, सीडी देशमुख स्टेशन, पृथ्वीराज चौहान। मुंबई चर्च गेट का नाम एकनाथ शिंदे ने बदल दिया। मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार जो है, उसकी महाराष्ट्र की राजधानी आती मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई है। चर्च गेट बड़ा सा एक जोन है, जल्दी आपको बताना है, जल्दी बताएं। अच्छा, लक्ष्मण आचार्य शुक्ल बदल गए ना यहाँ के? ओके ओके ओके, लक्ष्मण आचार्य शुक्ल। अच्छा, मैंने बदले हुए नहीं लिखे, पुराने लिखवा दिए क्या? लक्ष्मण आचार्य शुक्ल, बस। पक्का? ठीक है, अभी हुआ है सीडी देशमुख, क्षणमुख। ठीक है, सीडी देशमुख। अब ये कौन है मालूम है? ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। गवर्नर रहे, याद देंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्षणमुखम आता है इनका नाम। चिंतामण द्वारका दास, ऐसा कुछ करके सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम
भारतीय गवर्नर रहे। क्या रहे? भारतीय गवर्नर। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छे से याद है। सीडी देशमुख स्टेशन आपको याद रखना है, सीडी देशमुख स्टेशन। अब चर्च गेट का नाम चर्च गेट नहीं रहा, ठीक है, याद रखेंगे सीडी देशमुख, जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर रहे, तो आपको याद रखना है सीडी देशमुख, सीडी देशमुख स्टेशन अगर पूछे तो किसका नाम है? न्यू नाम है चर्च गेट का, चर्च गेट का नाम है। कहाँ आता है चर्च गेट? मुंबई, ठीक है। और ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी रहे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अब भारत के बाद आप चलिए भैया, पटवारी वाले कमर कस लीजिए, पटवारी वाले, और फटाफट बताइए क्या हो सकता है। लाइक एंड शेयर करें, इतने में भाई हमारी इच्छा नहीं भरेगी, जरा फटाफट लाइक एंड शेयर करते चलें। पटवारी वाले जुड़ जाइए हमसे, आबकारी वाले अभी भी अगर किसी का पेपर बाकी है तो। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा कब से कब तक आयोजित की गई? 5 से 10 फरवरी, 5 से 15 फरवरी, 5 से 20 फरवरी, 5 से 25 फरवरी। ये भिंड से शुरू हुई थी। कहां से शुरू करी थी? भिंड से शुरू करी गई थी। ये आपको याद रखना है, कहां से शुरू हुई थी? भिंड से शुरू हुई थी, 5 से 25 फरवरी के बीच में, 5 से 25 फरवरी आपको याद रखना है। अच्छा हाँ, एक ये भी हो रहा है कि आबकारी में स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहे, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, हद हो गई, मतलब ये तो बहुत गलत हो रहा है। जिन जिन बच्चों के साथ हुआ है भाई बहुत गलत हुआ है, तो बहुत गंदा गेम हो गया उनके साथ। ये क्या कि क्वेश्चन ही आया, सुनने में आया था, पर फिर भी आप निराश मत होइए। अगर भगवान ने आपको यहाँ कुछ कमी रखी तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा हताश मत होइएगा। गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। जिन लोगों को क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले उन लोगों को फिर से जरूर बुलाना चाहिए नई चीज़ों के लिए। मगर आबकारी में आपको याद रखना है कि अगर ऐसा हुआ है तो शायद हो सकता है पेपर फिर से हो, ठीक है, पर हताश ना हो, लगातार तैयारी करते रहे। तो भिंड से शुरू हुई थी विकास यात्रा, याद है, ठीक है। करा क्या इसमें? विकास यात्रा में करा क्या भाई? अब शिवराज ने 5 फरवरी से चालू करी थी और 25 फरवरी को खत्म कर दी विकास यात्रा। अब ये है क्या? लोग बोले सर विकास यात्रा में विकास करेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश सरकार जितने भी योजनाएं चला रही है उनकी विकास की स्थिति जानने के लिए कि भाई हमने इतने सारे प्रोग्राम निकाल तो दिए मगर ये प्रोग्राम चल कहाँ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इसलिए विकास यात्रा। याद रखेंगे आप लोग। सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 है ना, तो सीएम हेल्पलाइन नंबर समस्या में प्रथम जिला किसका लगा? जल्दी बताइए, सीएम हेल्पलाइन नंबर में प्रथम किसका लगा? अच्छा, कब चालू हुई कि 31 जुलाई को चालू करा था 2014 से। याद रखेंगे ये सीएम हेल्पलाइन नंबर ये कब चालू करा था? 31 जुलाई 2014 से लॉन्च हुआ था, आपको याद रखना है। और इसमें सीएम हेल्पलाइन निवारण में नंबर 1 जिला कौन आया? जबलपुर। याद रखना, नंबर 1 जिला कौन आया? जबलपुर। सबसे ज्यादा जो शिकायतें दर्ज हुई है किस जिले से दर्ज हुई है? जबलपुर से दर्ज हुई है। जबलपुर वो जिला जहां अब मध्य प्रदेश का सबसे लंबा क्या बनने वाला है? ठीक है, फ्लाईओवर क्या बनने वाला है? सबसे लंबा फ्लाईओवर। अगर आप जबलपुर शहर के रहने वाले तो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, कई दिनों से यहां पर कंस्ट्रक्शन, साल बोलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे पूरा मदन मोहन स्टेशन से लेकर बस स्टैंड से पूरा ऊपर तक कवर कर देगा, मतलब पूरा बाईपास कर देगा। ये फ्लाईओवर सबसे लंबा बनने वाला है, ठीक है। और रेलवे में सबसे ऊंचा कहां बना है? कटनी। ऊंचा कहां बना है? कटनी, याद रखेंगे। और ये तो सड़क वाला है हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। 2014 से चालू हुआ था सीएम हेल्पलाइन नंबर, 31 जुलाई 2014 से चालू हुआ था, याद रखना, ठीक है। इसमें दूसरे नंबर पर सीहोर आया है, पहले नंबर पर जबलपुर है, जबलपुर, और दूसरे नंबर पर है सीहोर। सबसे ज्यादा शिकायतें इधर से ही गई है, दोनों जिलों से। अगला देखते हैं, ई शिक्षा पोर्टल का लोकार्पण किसने करा? बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा। भाई ई शिक्षा पोर्टल तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ही करेंगे ना, ये भी शिक्षा मंत्री हैं। और शिक्षा मंत्री कहां के? मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी। किसने कराया भैया? मोहन यादव जी। आपको याद रखना है, इस पोर्टल का इन्होंने लॉन्चिंग करी है, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
कहां पर ये ई पोर्टल कहां लगेगा? 86 ये यूनिवर्सिटीज में, मतलब महाविद्यालयों में, ये आपको महाविद्यालयों में लगेगा बहुत अच्छे से। कॉलेजेस में इसको अपॉइंट किया जाएगा, कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में ये लगने वाला है पोर्टल, गवर्नमेंट कॉलेज में, कार्यशालाओं में लगेगा, ठीक है ये। और 225 निजी कॉलेजों में लगेगा, ठीक है, ई शिक्षा पोर्टल। ठीक, आगे देखते हैं, यह है ई शिक्षा पोर्टल। ई शिक्षा पोर्टल आपको याद रखना है, ठीक। मोहन यादव जी, किसने चालू करा है? मोहन यादव जी, मोहन यादव, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रवादी नेता दादा निर्भय सिंह पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये दादा निर्भय सिंह पटेल की प्रतिमा कहाँ लगी है? इंदौर में। और दादा निर्भय सिंह पटेल है कहाँ के? देपालपुर, देपालपुर का आपको याद रखना है, देपालपुर। निर्भय सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, आपको याद रखना है, पटवा जी के कार्यकाल में, सुंदरलाल पटवा के समय, सुंदरलाल पटवा के समय, ठीक है। निर्भय सिंह पटेल की प्रतिमा लगी, आपको याद रखना है। कौन सी प्रतिमा कहाँ लगी? बार बार आपको ये चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, निर्भय सिंह पटेल की याद में लगाया गया, इससे कुछ होना तो है नहीं, ठीक है। ये है निर्भय सिंह पटेल, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के लीडर नेता थे, ठीक है, निर्भय सिंह पटेल। चाय पर चर्चा बहुत अच्छी है, इसको जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, खालिस्तान की बढ़ती मांग, दोस्तों आपको समझना होगा, खालिस्तान मतलब लैंड ऑफ खालसा, लैंड ऑफ खालसा। आपको मालूम है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, मगर हुआ क्या, एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। मैं आपको बता देता हूं इसकी न्यू कहां से आई है। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929, याद रखेंगे, रावी नदी के किनारे जहां पर पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी लाहौर अधिवेशन में, है ना, नेहरू जी अध्यक्षता में थे। पर यहां पर गुट बने हुए थे, एक अंबेडकर गुट था जो भैया दलितों के विकास के लिए चाहता था, और एक जिन्ना ग्रुप था जिन्होंने कहा था कि हमें मुस्लिम के लिए अलग से जाए, और एक और ग्रुप था भाई, एक तो जिन्ना ग्रुप था, एक अंबेडकर ग्रुप था, और एक और ग्रुप था जो तारा सिंह का था। किनका थी? तारा सिंह। तारा सिंह ने कहा था कि भैया जो अकाली दल के नेता थे, इन्होंने कहा था कि हमें अलग से भैया एक अलग से हमारे लिए भी रिजर्वेशन देखा जाए, कि जब मुस्लिमों के लिए अलग से सीट दी जा रही है तो सिखों के लिए भी अलग से सीट का रिजर्वेशन चालू किया जाए। यह बात किसने उठाई थी? तारा सिंह ने उठाई थी, 1929 में उठाई थी। कब उठाई थी? 1929 में। अकाली दल के नेता आपको याद है, पंजाब के नेता थे उस समय। अब आपको याद रखना होगा कि इन्होंने ही सूबा आंदोलन भी चलाया, फिर 1947 में इन्होंने चला दिया सूबा आंदोलन। यह भी याद रखना, क्या लगा? सूबा आंदोलन, बहुत अच्छे से याद रखना है, सूबा आंदोलन भी चलाया। मगर इसी खालिस्तानियों ने 1980 में उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। क्या करा? उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। खालिस्तानियों ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया, ये भैया हिंसक हो गए। इसी हिंसा को दबाने के लिए उस समय की तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था कि इन पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। क्या चलाया भैया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। और ये ऑपरेशन के दौरान अमृतसर के मंदिर में भी गोलीबारी चली थी, इसलिए और ज्यादा नाराज हो गए थे खालिस्तानी, लैंड ऑफ खालसा की डिमांड करने वाले। इसीलिए हमारी इंदिरा गांधी जी जो पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री थे उस समय, उन पर गोली चला दी थी उन्हीं के रक्षा करने वाले या उन्हीं के गार्ड ने, और यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। जैसे तैसे इस आंदोलन को दबाया गया। मगर हाल ही में आपने देखा दिल्ली में, ठीक है, पंजाब के बड़े बड़े इलाकों में खालिस्तानियों ने फिर से खालिस्तान की मांग रखी है। पहले इसे सिखिस्तान कहा जाता था, मगर अब खालिस्तान की भाषा
दी है। कनाडा में भी उग्र आंदोलन हो रहे हैं और कनाडियन सरकार ने इसे समर्थन दे दिया है। इसलिए भारत सरकार कनाडा की सरकार से नाराज है कि आपने ये कार्य नहीं करना था। ब्रिटेन और कनाडा में कई जगह पर खालिस्तानिया विरोधी या भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है, खालिस्तान की डिमांड चल रही है। चलिए इसे डिटेल में आप लोग अच्छे से लिखकर बताइएगा। आज का होमवर्क यही है, डिटेल में खालिस्तान की और जानकारी आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव, विदा लेता हूं दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी प्यारा से करना आपको सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।